साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपकी पहली टिप्पणी ये कि ये जो उपराष्ट्रपति महोदय की जो टिप्पणी है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गलती की थी? देखिए आशुतोष, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो शब्द है जुडिशियल रिव्यू, उसका भारत के संविधान में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का भी कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अब जो बाद में केशवानंद भारती के बाद कुछ कुछ संविधान बने हैं, खासतौर से अफ्रीका में, उसमें कई अफ्रीकन देशों ने संविधान में ही लिख दिया कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या होगा और जिसमें संशोधन संभव नहीं होगा। अब हमारे यहाँ ये दोनों चीजें नहीं है, ना तो जुडिशियल रिव्यू का शब्द है और ना बेसिक स्ट्रक्चर का शब्द है। तो जो बात उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, और वो खुद एक वकील हैं और उन्होंने खुद कहा कि मैं तो जुडिशरी से बहुत सालों तक जुड़ा रहा हूं, उसमें कुछ सच्चाई है कुछ नहीं है। जो कि लॉ की हर चीज में होती है कि दो पहलू होते हैं। देखिए, पहला पहलू तो ये है कि वो बात सही है कि एक तरह से ऐसा लगता है कि जुडिशियल रिव्यू अलोकतांत्रिक है, कि संसद ने कोई कानून बनाया और जो उन्होंने एग्जाम्पल ली थी अपनी ओपनिंग स्पीच में एज वाइस प्रेसिडेंट एनजेसी का, उसको मालूम है कि लोकसभा में वो सर्वसम्मति से पास हुआ था और राज्यसभा में सिर्फ राम जेठमलानी ने उसके विरुद्ध वोट किया था, वरना वहां पे भी पूरा हाउस एक साथ था। जजेस का इलेक्शन नहीं होता, तो जनता के चुने हुए लोगों ने जो कानून पारित किया, उसको वो जजेस जिनको किसी ने नहीं चुना वो निरस्त कर दें, इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है। अब इसमें अगर आप थ्योरी में जाएं कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान क्यों किया गया, तो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान इसलिए किया गया कि ताकि हाउस मेजोरिटेरियनिज्म ना करे। क्योंकि हाउस के पास मेजोरिटी है, वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं, तो वो ऐसे कानून ना पास करें जिनसे देश के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनका रिगार्ड खत्म हो जाए और उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास हो जाएं। अब यह है कि न्यायपालिका को कहां से यह अधिकार मिला कि वो ये कहें कि हम संविधान की सुप्रीमेसी के गार्डियन हैं। तो अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है संविधान के कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों से कंट्रवीन करता हो या उनका हनन करे। बस इतनी सी बात है। ये कहीं नहीं लिखा कि कौन उसे डिटरमिन करेगा। तो उस पे जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने लिखा जजमेंट में कि आर्टिकल 13 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन। अगर ये अनुच्छेद ना भी होता तब भी सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को यह अधिकार होता कि वो संविधान की जो सुप्रीमेसी है और सर्वोच्चता है उसको बनाए रखें। क्योंकि जाहिर है कि आपके पास जो सरकार के ऑर्गन है वो तीन है। एक कानून बनाने वाली विधायिका है, एक कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका है। तो जो कानून बना रहा है वही तो उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। और जब आपने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है तो बेसिकली कार्यपालिका तय करती है कि क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा हाउस में, किस बिल पर कितना समय दिया जाएगा, कौन कौन से स्पीकर उसमें बोलेंगे, जो सदन को प्रिजाइड करेंगे उनकी चॉइस भी सरकार की होती है क्योंकि उनका संसद में बहुमत होता है। तो जाहिर है कि ये काम ना तो कार्यपालिका को दिया जा सकता था और ना विधायिका को, वरना वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ हो जाता कि नो वन शेल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। इसलिए कहा गया कि न्यायपालिका को पहले तो स्वतंत्र किया जाए। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अहम है और महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे कार्यपालिका के कार्यों पर भी और विधायिका के पारित विधेयकों की भी न्यायिक समीक्षा करनी है। अब ये देखिए कि ये चीज न्यायिक समीक्षा का आइडियल थ्योरेटिकली कहां से आया। तो जो चीज वाइस प्रेसिडेंट
साहब को मालूम है, लेकिन वो उन्होंने किसी वजह से उसको दरकिनार करना बेहतर समझा कि भारत की संसद जो है शायद उनके माइंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट है। देखिए, मैंने भी जो आज लिखा तमिलनाडु के गवर्नर पर, तो उसमें ब्रिटिश कन्वेंशंस का हमने जिक्र किया कि क्योंकि भारत ने ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है, इसलिए भारत का जो गवर्नर होगा या राष्ट्रपति होगा वो नाम मात्र का शासक होगा और रियल पावर्स जो हैं, जो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथों में निहित होगी। लेकिन जब संसद की शक्तियों की बात आएगी तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, वो है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो चाहे तो एक मर्द को औरत बना दे और औरत को मर्द बना दे। भारत ने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के कंसेप्ट को नहीं माना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंग्लैंड में एक बहुत लंबी स्ट्रगल और जंग चली है पार्लियामेंट और क्राउन के बीच, पार्लियामेंट और बादशाह के बीच और क्वीन के बीच, और तब कई सदियों में उनके यहां जनतंत्र आया है। तो संसद जो है वो लोगों की नुमाइंदा थी, तो संसद को शक्तियां मिल गई और वो सुप्रीम हो गई। भारत ने जो संविधान अपनाया है उसके तहत संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय भी जो है, मैंने कई बार लिखा है आशुतोष जी कि उसको अपना जो नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये शब्द सुप्रीम आ गया, उसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है और उसी तरह संसद भी सुप्रीम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम तो सिर्फ संविधान है। अब अगर संविधान सुप्रीम है और हमारी संसद जो है वो संविधान ने क्रिएट की है, तो वो संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती। अब संविधान ने कुछ बाउंड्रीज जो थी वो बता दी और कुछ नहीं बताई। अब जब नहीं बताई बाउंड्रीज, तो आशुतोष जी आप देखिए कि देश की आजादी कराने वाले लोग संसद में बैठे थे, बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े स्टेट्समैन संसद में बैठे थे। तो पहले 17 साल 1950 से 1967 तक लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कहती रही कि जब संविधान के संशोधन की बात आए तो संसद का अधिकार एब्सोल्यूट है, वो जो चाहे संविधान के जिस प्रावधान को चाहे उसमें संशोधन कर दे। अब आप ये समझिए कि इस सारे प्रावधानों को चैलेंज कैसे किया जा रहा था, ये बड़ी अजीब बात है। केशवानंद भारती की तो अभी 2 साल पहले डेथ हुई। ये हिज होलीनेस केशवानंद भारती, ये सब लोग लैंडलॉर्ड थे। ये जितने केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़े बड़े जमींदार थे और नेहरू जी और बाद में इंदिरा जी लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे। तो लैंड रिफॉर्म्स की अपोजिशन में ये लोग जाते थे, क्योंकि मौलिक अधिकार था जायदाद का, राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार था। अब एक तरफ तो रिफॉर्म किए जाने की सरकार की मंशा थी और दूसरी तरफ लोगों का जो है प्रॉपर्टी का अधिकार था। तो जो हमारी कोर्ट्स थी इनिशियली वो जो है प्रॉपर्टी की तरफ ज्यादा झुकी नजर आई और इस हद तक मामला हुआ कि सरकार को कई ऐसे कानून पास करने पड़े, जैसे नेहरू जी ने ही पहला जो संविधान में संशोधन किया, उससे 9th शेड्यूल एक्ट किया संविधान में, और उसमें यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 31B में कि अगर कोई भी कानून पारित किया जाए, और ये ज्यादातर कानून जो थे ये जमींदारी एबॉलिशन के कानून थे और एग्रीकल्चर रिफॉर्म के कानून थे, कि उस कानून को ज्यादातर पास हो रहे थे ये विधानसभाओं में, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको मालूम है कि स्टेट सब्जेक्ट है। तो उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा से बचाने के लिए 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, और उसमें जब ऐड कर दिया जाता था उस कानून को 9 शेड्यूल में, तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। अब ये कि उसमें जब डेटोरिएशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो बेसिकली जो आइडिया है कि जुडिशियल रिव्यू का आइडिया ये है कि सब अपनी सीमाओं में रहें और लक्ष्मण रेखा कोई ना लांघे,
तो लक्ष्मण रेखा सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं लादनी चाहिए, पॉलिसी मैटर्स में सर्वोच्च न्यायालय को नहीं बोलना चाहिए। अभी आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन का फैसला जिसके बारे में इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फैसला सरकार का सही था, क्योंकि बेसिकली ये एक पॉलिसी डिसीजन है, पूरा एक डॉक्ट्रिन है, पॉलिटिकल थिकेट डॉक्ट्रिन के सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सरकार नहीं बनना है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो सरकारों का विशेषाधिकार है, वही करें, और कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार है तो वो करें, और कानून की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है तो वो कानून की व्याख्या का मसला था। अब क्या हुआ कि जो संशोधन की पावर थी उसका धीरे धीरे गलत इस्तेमाल होना शुरू हुआ। कई कानून जिनका एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं था उनको भी 9 शेड्यूल में डाला जाने लगा, जिनसे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो वो एक ट्रस्ट जो 1950 से 1967 तक जजेस का उस संसद में था, जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नामी गिरामी जो फ्रीडम फाइटर्स बैठे हुए थे, वो ट्रस्ट टूटने लगा। और वो इस हद तक टूटा कि जब गोलकनाथ का केस डिसाइड किया जस्टिस सुब्बा राव ने, तो उन्होंने कह दिया कि संसद को संविधान को संशोधन करने की पावर ही नहीं है। और ये कैसे कहा? ये इसलिए कहा कि जो अनुच्छेद 368 था उसकी जो हेडिंग थी, उस हेडिंग में दिया हुआ था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो उन्होंने कहा पावर नहीं है आपको, ये तो प्रोसीजर दी हुई है। अब आपको अगर पावर चाहिए तो आपको एक संविधान सभा बनानी पड़ेगी, और संविधान सभा ही संविधान में संशोधन करे। अब ये हो रहा है 67 में मामला, इतनी बुरी मामलात हो गए हैं। अब इंदिरा जी, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, वो 71 के चुनाव में जनता के पास गई। उन्होंने कहा मैं रिफॉर्म करना चाहती हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं ये रिफॉर्म नहीं करने दे रहे, गरीबी नहीं हटाने दे रहे। अब जब ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत के 71 में आ गई, तो जजेस ने वो पोजीशन जो 67 में ली थी उसको जाके डाइल्यूट कर दिया, और उनका नहीं आप अमेंड कर लें, कोई भी प्रावधान अमेंड कर लें, फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर लें, बस आप संविधान के मूलभूत ढांचे को न बदलें। अब मूलभूत ढांचे के मामले में भी आपको मालूम है कि इसमें जो बहस हो रही थी वो नानी पालकीवाला कर रहे थे बहस, कि संविधान की जो संशोधन की शक्तियां हैं संसद की वो सीमित हैं, और जो संसद की तरफ से आर्गू किया जा रहा है, तो देश का सबसे बड़ा संविधानविद एच.एम. सीरवाई आर्गू कर रहे थे। और जिन लोगों ने उस बहस को सुना है वो ये कहते हैं कि पालकीवाला इस तरह आर्गू कर रहे थे कि जैसे गॉड अदालत में आ गए और गॉड बहस कर रहा। और उसमें आप सोचिए कि वो फैसला कितनी मुश्किल से हुआ, कि वो 7-6 का फैसला है, और उसके बारे में संविधानविद कहते हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है जैसे जजमेंट 900 पेज का है, तो ये पूरे 900 पेज कानून नहीं है। जो वो आर्टिकल 141 में आई बात कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, वो पूरा नहीं होता है जजमेंट लॉ। लॉ होता है जिसको हम कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब है रीजन फॉर द डिसीजन, कि क्या रीजन है फॉर द डिसीजन। तो उसमें अगर आप अलग अलग, इतने जजमेंट्स हैं सबके अलग अलग, हर जज ने अलग अलग दिया, उसको पढ़े तो कोई मेजॉरिटी नहीं बनती उसमें। जब मेजॉरिटी नहीं बनती तो टेक्निकली स्पीकिंग उसमें रेशियो नहीं है। अब ये जो चीफ जस्टिस सीकरी साहब थे, ये रिटायर हो रहे थे उस दिन, और आप देखिए कि कितना बड़ा मामला था आशुतोष भाई, कि भारत सरकार ने आमतौर से 1 महीने पहले बता देते हैं कि ये नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। नए मुख्य न्यायाधीश का नाम ही नहीं अनाउंस हो रहा। जजमेंट आने के बाद 5 बजे वो अनाउंसमेंट हुआ, और उस अनाउंसमेंट में वो 3 जज जो जस्टिस हेगड़े और जस्टिस शैलेत और जस्टिस ग्रोवर, जिन्होंने कहा था कि संसद की जो शक्तियां हैं संविधान को संशोधन करने की वो सीमित हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर वो वायलेट नहीं कर सकते, उनको सुपरसीड कराया इंदिरा जी ने। और ए.एन. रे जो जूनियर जज थे
उनको पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना और इन जी। 3 जजेस ने अपना इस्तीफा दिया। तो उन्होंने ये कहा उसमें कि कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कैसे आएगी कि संविधान में तो है नहीं, और वहां दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो जो 368 है उसमें एक जरा कानून की बड़ी बारीकियां होती हैं, और आपका चैनल अब ऐसा हो गया है कि आपके ऑडियंस समझते हैं उन बारीकियों को, तो मैं बचाना चाह रहा हूं उनको जी। कि कैसे ये आ गई थ्योरी, कहां से इन्वेंट कर दी जजेस ने। उससे जवाब मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट साहब के कंसर्न का। उसमें ये आया है कि साहब जब संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में, और राष्ट्रपति जी को जब ये दिया जाएगा तो राष्ट्रपति शेल असेंट टू इट, यानी राष्ट्रपति को उसमें ये चॉइस नहीं है कि रिकंसीडर करा लें, ये सब कुछ नहीं है, उन्हें साइन करना पड़ेगा। और फिर उसमें ये 3 शब्द आ गए, एंड देयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन शेल स्टैंड अमेंडेड। उसके बाद जो संविधान है वो संशोधित हो जाएगा, जो संविधान है वो इट शेल स्टैंड अमेंडेड। तो ये जो मेजॉरिटी जजेस थे, और बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, आप सोचिए सिर्फ एक आदमी की मेजॉरिटी है उसमें, इन्होंने ये कहा कि भाई जब कुछ संविधान में बचेगा वो संशोधित होगा। बचेगा क्या? जो बचेगा वो है मूलभूत ढांचा। तो कोई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे की नहीं दी केशवानंद भारती में, सिर्फ चंद चीजों को बता दिया। उन्होंने कहा जैसे फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। और देखिए कितने मजे की बात है आशुतोष भाई कि अभी शब्द सेकुलर नहीं आया, वो 76 में आएगा। शब्द के बिना कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि वो संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। तो किसी शब्द का आना या ना आना इंपॉर्टेंट नहीं है, फेडरल शब्द भी नहीं है, लेकिन हम एक संघात्मक संविधान है, हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इस तरह के जजेस होते हैं, जैसे एक और जज थे ऐसे ही, क्योंकि एचआर खन्ना ने जाके फिर एडीएम जबलपुर में फैसला दे दिया इंदिरा जी के विरुद्ध, तो उनको भी सुपरसीड कराकर मोहम्मद हमीदुल्लाह बेग को बनाया गया। अब ये जो मोहम्मद हमीदुल्लाह बेग हैं, जब इंदिरा जी का अपना केस रायबरेली का आ रहा है, जिसमें ये बहुत हल्का मामला था, वो आजकल के करप्शन के हिसाब से तो समझिए ईमानदारी थी कि उसमें साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की 2 जीप चली गई और यूज हो गई, ये मेल प्रैक्टिस का मामला था। उसमें वो कह रहे हैं, आप सोचिए जरा कि साहब parliamentary democracy may be the basic structure of the constitution, but free and fair election is not. क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। आप बताइए कोई डेमोक्रेसी ऐसी हो सकती है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो? मगर ये कमिटेड जजेस इस तरह की बात करते हैं। तो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो ये कि अब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें कही कि अगर हमें ये तय करना हो कि संविधान का मूलभूत ढांचा बदला है या नहीं बदला, तो हम ये देखेंगे कि क्या आइडेंटिटी संविधान की बदल गई। अभी देखिए ईडब्ल्यूएस का फैसला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड कर दिया, और अपहोल्ड करने वालों ने यही कहा कि आप अगर सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देते हैं, इससे संविधान की आइडेंटिटी नहीं बदलती। देखिए मेन बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी इसलिए बनाई क्योंकि सरकार और संसद अपने जो बहुमत था हाउस में उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी पावर्स को बढ़ा रहे थे। तो जो पूरा एक आइडिया है संविधानवाद का, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गए थे। अब अगर देश के संविधानवाद को बचाना है तो जाहिर है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगी। और जुडिशियल रिव्यू का आइडिया इसीलिए बनाया गया कि संसद को कैसे कंट्रोल किया जाए। और भारत की संसद जो है उसके पास जो इंग्लैंड की संसद है उस तरह की शक्तियां नहीं है, बल्कि आज इंग्लैंड की संसद के पास भी वो शक्तियां नहीं है। यूरोपियन यूनियन बन गई, यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गई, तो वहां पे भी वो मामला बदल गए हैं।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, उनको अपनी लक्ष्मण रेखाओं और सीमाओं में रहना चाहिए, और वो सीमाएं संविधान ने